हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। बेटा आप सबको पता है कि कोल और पेट्रोल क्या है, ये है हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें कोल कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैसे बनता है, क्या यूज़ करते हैं हम, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, क्या टाइप्स होते हैं, पेट्रोल कहाँ से मिलता है, कैसे प्योरीफाई होता है। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो कोल और पेट्रोल हैं दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी के सोर्स हैं। तो सोर्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है वो क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बात करें तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है और अलग अलग तरीके से स्टोर भी की जाती है डिफरेंट सोर्सेज में। ठीक है, जिसका हम डेली यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी का। ठीक है, कोई भी काम हम कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वी हैव एनर्जी टू डू दैट वर्क। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट सोर्सेज में स्टोर रहती है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो फ्लो की जाती है एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। इसी वजह से जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, चमकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब आपका बल्ब काफ़ी टाइम तक जला रहता है, ऑन रहता है, तो वो गर्म हो जाता है। आप उसको सीधा अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, यू कैन होल्ड दैट विद द हेल्प ऑफ क्लोथ। क्यों? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में भी कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी भी, यानी कि जो सूरज की एनर्जी है, एंड यू ऑल नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो सूरज की जो एनर्जी है वो भी आपकी हीट और लाइट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से आप जो आपके चारों तरफ की वस्तुएं हैं, सामान है, चीज़ें हैं, उनको आप देख पाते हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो भी कन्वर्ट हो जाती है आपकी लाइट और हीट एनर्जी में। ठीक है, एक बात जो आपको याद रखनी है बेटा कि आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही आप उसको ख़त्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, एनर्जी आपकी कांस्टेंट होती है। एनर्जी कैन नेवर बी बिल्ट, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी इज ऑलवेज इन कांस्टेंट, ये कंजर्व की जाती है। लेकिन हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट और लाइट एनर्जी में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज की। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके। जैसे कि पहला है आपका बायोमास। ठीक है, बायोमास क्या है? ये प्लांट और एनिमल्स का वेस्ट होता है जिसको कंजर्व किया जाता है और उससे फिर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दूसरा है आपका हाइडल पावर। यहाँ पर ये डैम्स बना हुआ है एंड यहाँ से आपका जो वाटर है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल। जियोथर्मल क्या होता है? जियोथर्मल में आपके अंडर द अर्थ बहुत सारे आपके एनर्जी के होल्स होते हैं, एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। वो एनर्जी कैसे हम अपने कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कौन कौन सी प्रोसेस है, किस किस चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको केवल इतना ही पता होना चाहिए कि आपको जो सोर्सेज हैं एनर्जी के कौन कौन से हैं, वो आपके बायोमास, हाइडल पावर, जियोथर्मल, इसके अलावा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी विंड मिल्स में इस्तेमाल की जाती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के काम में आ जाता है। सोलर एनर्जी आप सबको पता है, सूरज की एनर्जी किस काम में आती है? सोलर आपके पे पैनल्स लगे हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आती है ना। पेट्रोल, पेट्रोल यानी कि आपको पता है आज के टाइम में जो हमारे व्हीकल्स हैं उन्होंने हमारी लाइफ को कितना ईजी बना दिया है, ट्रांसपोर्टेशन को कितना ईजी बना दिया है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो व्हीकल्स हैं, उनको एनर्जी किससे मिलती है? वो मिलती है पेट्रोल से। तो आपका जो व्हीकल है उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ? दैट इज़ पेट्रोल। इसके अलावा कोल, कोल को जब हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी है। जब न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर स्टेशन से मिलती है। चलिए
अब हम डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम एंड द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, सोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्सेज और दूसरा होता है आपका मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सन है वो सन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, वो नेचर में पाए जाते हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज कोल एंड पेट्रोल। ठीक, अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी आगे जाके दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका रीन्यूएबल सोर्सेज और दूसरा है आपका नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर आ गया हो, समझ में आ गया होगा कि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं बार बार तो जल्दी से ख़त्म नहीं होती, मीन्स इनकी जो लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है वो बहुत लंबा होता है, यानी कि ये आपके अर्थ पे लंबे समय तक पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया सोलर एनर्जी, सूरज की एनर्जी है, सूरज तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आपका वाटर, तीसरा एयर, ये आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जबकि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि वो अगर हम उनको वाइजली यूज़ ना करें तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, उनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स में क्या आता है? आपके कोल आता है, पेट्रोल आता है, नेचुरल गैसेज आती हैं। ठीक है, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको अगर हम यूज़ करते हैं बार बार तो ये जल्दी से ख़त्म नहीं होते, उनको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे कि आपका वाटर। ठीक है, दूसरा है आपका नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, दैट इज़ ये बोले जाते हैं आपके एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जैसे कि पेट्रोल। अगर हम इनका वाइजली यूज़ ना करें तो ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा का टाइम लगता है। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है जो कि आपके लिए है, आप सबके लिए है। इसको आपको करना है और मुझे आपको आंसर्स बताने हैं कि मैंने आज इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कुछ रीन्यूएबल और कुछ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को। देखिए, ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें आपका पिक्चर दिया हुआ है सन, वाटरफॉल, पेट्रोल, सीएनजी गैस सिलेंडर, कोल, एलपीजी गैस सिलेंडर। तो इनमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें से कौन सा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है और कौन सा आपका एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, इजी सी एक्टिविटी है, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स की और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। ओके, चलिए, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया स्लाइड में पिछले वाली कि जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं ये आपके एग्जॉस्टेबल यानी कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि अगर हम इनका वाइजली यूज़ ना करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ पे से डिसअपियर हो जाएंगे। आपका जो फॉसिल फ्यूल्स में यानी कि आपका जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है आपका कौन सा है? ये है आपका कोल। कैसे बनता है? ये बनता है कि जब ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अर्थ के अंदर की लेयर में दबते चले जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अंदर जो अर्थ का अंडर जो एरिया है उसमें क्या होता है कि वहाँ पर बहुत हाई प्रेशर रहता है और टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पर ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस वहाँ पर टुक प्लेस होते हैं, और वहाँ पर हीट प्रेशर एक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक है, जिससे कि ये जो इनसाइड अर्थ जो आपके प्लांट और एनिमल्स का जो रिमेन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। और फॉसिल फ्यूल्स में भी कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया और आपका नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, जो फॉसिल फ्यूल्स मैंने आपको बताया, जो बड़े प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोल में, लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, ये भी डिफरेंस है इसमें। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स अभी मैंने आपको बताया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये बहुत प्रेशियस होते हैं और हमें इनका जो यूज़ करने का जो रेट है वो उसी कंपैरिजन में रखना चाहिए जिस कंपैरिजन में ये बिल्डअप होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो इनका जो यूज़ है वो वाइजली रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि ये जनरेट होने में या इनको डेवलप होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। कौन कौन से हैं वो आपके, कोल है और पेट्रोल है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ टाइप्स हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स के, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। कोल क्या है, कोल के बारे में बात कर लेते हैं। कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, जब इसको बर्न करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये फॉसिल फ्यूल्स है, सॉलिड है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन के कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कलर जो होता है वो ब्राउन टू ब्लैक हो सकता है, ये डल भी हो सकता है, ये ब्राइट भी हो सकता है कलर में। ठीक है, और दूसरा इसका जो मेनली जो हमारी कोल की माइंस हैं जो हमारी कंट्री में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी झरिया और बोकारो में, जो कि बिहार में है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ठीक है, जो कोल है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी कंट्री में। ठीक है, और दूसरा इसको हम अदर रिसोर्सेज में फ्यूल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि इससे में बहुत सारे फ्यूल्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं वो हैं कोल गैस, कोक, सिंथेटिक पेट्रोल भी मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करिए। आपको समझ में आ गया, जो कोल है आपका सेडिमेंट्री रॉक है, इसको जब बर्न करते हैं तो हमें ये हीट प्रोवाइड करता है। दूसरा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ये तो मेजर क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं, जो माइनर क्वांटिटी है उसमें वो सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कोल की। कोल कितने टाइप्स का होता है, यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है आपकी, ये है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट्स। ठीक है, ये कोयले के टाइप्स हैं। इस तरह का कोल, इन टाइप्स का कोल पाया जाता है और ये डिपेंड करता है कोल का टाइप इसमें कार्बन की प्रेजेंस पे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि पीट है, पीट में कितना होता है आपका 60% कार्बन होता है। ठीक है, और जो आपका लिग्नाइट है इसमें 70% कार्बन होता है, बिटुमिनस में 80% होता है और आपका एंथ्रासाइट से इसमें 90% कार्बन होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाएगा वो कोयला उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन किस में पाया जा रहा है, एंथ्रासाइट में। तो एंथ्रासाइट आपका सुपीरियर क्वालिटी का कोल है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस भी है, क्योंकि ये बहुत, इसमें कार्बन अमाउंट ज़्यादा है तो ये महंगा भी बहुत होता है। तो इसकी बिहाफ में जो इस्तेमाल किया जाता है कोयला वो होता है आपका बिटुमिनस। ठीक है, तो जो बिटुमिनस कोल है ये कॉमन वैरायटी है कोयले की, जो फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों में भी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाए इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाए तो वो कहलाता है आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए पिक्चर में क्या है, इसमें यहाँ पर आपको 2 बॉइलिंग ट्यूब दी हुई हैं। बॉइलिंग ट्यूब क्यों कहा गया है इन्हें, क्योंकि ये आपकी जो अंडर हाई प्रेशर भी ब्रेक नहीं होती हैं, इनको हाई प्रेशर पे आप काम कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पर आपका बर्नर लगा हुआ है। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स इस पाइप के थ्रू जॉइंट की गई हैं और सेकेंड जो बॉइलिंग ट्यूब है इसमें आपका अगेन एक पाइप लगा हुआ है जिससे कि गैस को बाहर निकाला जा रहा है। जो पहले वाली आपकी बॉइलिंग ट्यूब है इसमें हमने कोल को पाउडर फॉर्म में रखा गया है और इस पाउडर फॉर्म में कोल को हम बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने पे क्या होगा, हमारे सेकेंड टेस्ट ट्यूब में वाटर है
इसमें से जो आपका पाउडर कोल्ड है ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद आपको पता है जो कोल गैस है वो इंसॉल्युबल होती है वाटर में, और टेस्ट ट्यूब जो आपकी सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब है, बी टेस्ट ट्यूब, इसमें आपका मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इट इज़ ऑल्सो कम्बस्टिबल गैस, ठीक है, कम्बस्टिबल गैस है। तो इसमें क्या होगा, जो गैस है आपकी, जो कोल से बन के पाउडर कोल में से गैस बन के आ रही है, वो इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपका अमोनियम लिकर, ठीक है। इसमें जो आपका नीचे की साइड में लिक्विड, जो आपका डार्क विस्कस लिक्विड है, वो बॉटम में बैठ जाएगा, और इस बॉटम में जो लिक्विड बैठता है इसको हम कहते हैं कोल तार, ठीक है। बाकी जो गैस बची है इसमें, कोल गैस जो बची है, कोल गैस में मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इंसॉल्युबल होती है और पानी में से बच के बाहर की तरफ निकलती है, और इसमें कौन सा मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये इस डी ट्यूब से बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं जो हमें कोल को बर्न करने पे मिले, दैट इज कोल गैस, अमोनियम लिकर, कोल तार और कोक, ठीक है। ये हमें प्रोडक्ट मिले। अब जो टेम्परेचर है इस प्रोसेस में जो रखा जाता है, वो टेम्परेचर रखा जाता है अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इसमें हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिले, इसमें मिला हमें कोक, अमोनियम लिकर, कोल तार, कोल गैस, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम वन बाय वन करके जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपका कोक। कोक का इस्तेमाल किस में किया जाता है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी में, एज अ फ्यूल। अब मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी में आपको पता है जो भी हमारे मेटल्स हैं बेटा, जो मेटल्स हमारे अर्थ से निकलते हैं वो मेटल्स हमें मिलते हैं ओर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इन ओर्स में से मेटल को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ कोक, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो ये होगा कि जैसे कि आपका मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल के साथ में ऑक्सीजन ऐड है, तो उस ऑक्सीजन को हटाना दैट इज़ नोन एज मेटलर्जी। रिड्यूसिंग एजेंट का ये काम होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि जो ऑक्सीजन आपके सब्सटेंस के साथ या मेटल के साथ में ऐड है उस मेटल को रिड्यूस करना। जैसे कि एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने, ये जिंक ऑक्साइड है, सपोज कीजिए कोई मेटल जिंक ऑक्साइड है, उसके साथ अगर मैं कोक को ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा आपका Zn+CO, यानी कि जो जिंक है ये अलग हो जाएगा, जिंक से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा है आपका अमोनियम लिकर। अमोनियम लिकर क्या होता है, अमोनियम लिकर को अमोनियम सल्फेट, यानी कि जो अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम लिकर जैसा टाइप होता है, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइंड किया जाता है और बन जाता है आपका अमोनियम सल्फेट, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइज़र होता है। यानी कि अमोनियम लिकर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मिक्सअप करते हैं तो मिलता है हमें अमोनियम सल्फेट, जो कि हम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करते हैं अपने सॉइल्स की, जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल तार। कोल तार यूज़ किया जाता है रोड की सरफेसिंग के लिए, और दूसरा जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसमें खुशबू को ऐड करने के लिए भी कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। कोल गैस मिक्सचर होती है आपकी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये गैस जब जलती हैं तो हीट प्रोवाइड करती हैं, और ये कुकिंग गैस के लिए एक गुड फ्यूल का काम करती हैं, यानी कि एक गुड फ्यूल है फॉर कुकिंग पर्पसेस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस मिक्सचर होता है एल्कीन्स का। इसमें 80% मीथेन होता है, 7% इथेन होता है, 6% प्रोपेन होता है, 4% आपका ब्यूटेन होता है। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी अर्थ क्रस्ट की डीप में, और ये पेट्रोलियम के साथ, जहाँ पर पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है, वहीं पे ही नेचुरल गैस भी पाई जाती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, हमारा नेचुरल गैस क्या है, आपका एक CNG गैस सिलेंडर, ठीक है। चलिए, जो ये आपकी नेचुरल गैस है ये मोस्टली यूज़ की जाती है लिक्विफाइड फॉर्म में। इसको बोलते भी हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG सिलेंडर्स में भरी जाती है, तो ये आपको पता है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये घरों में इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट्रीज उसमें होटल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पसेस। जबकि जो CNG गैस सिलेंडर है ये आपको पता है ये नॉन फॉर्मिंग होता है, मतलब इसमें धुआं नहीं होता है ज़्यादा, ये हानिकारक नहीं होता है आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में मोस्टली, ठीक है। जो LPG गैस सिलेंडर है इसमें मोस्टली जो भरा जाता है दैट इज़
ब्यूटेन, ब्यूटेन ज़्यादा अमाउंट में होता है इसमें मोस्टली जो होता है, लेकिन इसमें प्रोपेन का भी मिक्सचर होता है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन सेपरेटेड किए जाते हैं नेचुरल गैस में, और इसको लिक्विफाइड किया जाता है अंडर प्रेशर, इसीलिए इसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरिया में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, इससे तो आप फैमिलियर हैं ही। नेक्स्ट है आपका सीएनजी, दैट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, इसमें मीथेन होता है, जो ये फ्यूल का की तरह से यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में और इंडस्ट्रीज़ में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अगेन एक फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स होने के कारण इसका वही वाइजली यूज रिकमेंड किया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, पेट्रोल बनता है आपका लिविंग सी में, कहाँ मिलता है आपको, समुद्र में मिलता है ये। इसमें क्या होता है कि जो कैसे बनता है ये, कि समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो समुद्र के बॉटम में जाके सेट हो जाती है, एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी बॉडी के ऊपर सैंड और क्ले की लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती चली जाती है, ठीक है। तो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं और वो उसके नीचे दबते रहते हैं, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपका पेट्रोल होता है ये डार्क ऑयल लिक्विड होता है, और इसमें जो एक तरीके से ऑर्डर होती है या आपकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, अच्छी स्मेल ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर देख लीजिए इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये समुद्र है, समुद्र के नीचे यहाँ पर आपका जो वाटर बॉडीज़ हैं आपकी वो मरने के बाद डिपॉजिट हो गई हैं, और डिपॉजिट होने के बाद प्रेशर टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर आपका नेचुरल गैस पेट्रोल के साथ मिल रहा है। सेडिमेंट्री रॉक्स, इम्परमिएबल रॉक्स और सोर्सेज ऑफ रॉक्स, ये आपका आगे का प्रोसीजर है। नेक्स्ट आप जब हायर क्लासेस में आएंगे तब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका क्या वर्क होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है वो होती है आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम क्या होता है, ये देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल है आपका वो सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स में, किस बेस के थ्रू या किस फैक्ट के ऊपर, कि जो कंपोनेंट होते हैं क्रूड ऑयल के, जो हमें पेट्रोल मिलता है हमारे समुद्र से, वो उसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, पेट्रोलियम भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं, उसको हम क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं। तो ये जो पेट्रोल है ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनके जो अलग अलग जो इसमें हमारे क्रूड ऑयल में जो मिक्सचर है उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उनको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम गर्म करते हैं तो हमें डिफरेंट सोर्सेज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो इनके सेपरेशन का जो आपका मेथड है या सेपरेशन का जो एक तरीके से बेस है वो क्या है कि डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ क्रूड ऑयल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्रूड ऑयल के जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, कंपाउंड हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट ही है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका इस तरह का एक कॉलम दिया हुआ है, रिफाइनरी कॉलम है ये आपका, ठीक है। इस फर्नेस, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आपको टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने ये क्रूड ऑयल डाला, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को जब हम हीट करेंगे फर्नेस में, तो यहाँ पर जिस क्रूड ऑयल में जिस सब्सटेंस की, एलिमेंट की जितनी हीटिंग पावर है वो उतनी टेम्परेचर पे जाके अलग अलग हमें प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जब हीट किया जाता है फर्नेस में 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है, जो भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लोअर मोस्ट जो पार्ट है कॉलम का, इसमें जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर टॉप तक जाते जाते वो घटता चला जाता है। सबसे जो नीचे होता है, नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें इस प्रोसेस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल की कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, वो मिलता है आपका पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस किस काम में आते हैं। पेट्रोलियम गैस की बात करें तो पेट्रोलियम गैस आपको पता है एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है हमारे घरों में और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी।
सेकेंड है आपका पेट्रोल। पेट्रोल को हम गैसोलाइन भी बोल सकते हैं। ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल इन लाइट व्हीकल्स, जैसे कि आपके कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स हो गए। इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं एज अ जनरेटर सेट टू प्रोड्यूस एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं। जो प्योर पेट्रोल है वो इस्तेमाल किया जाता है आपका ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेट्रोल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल आपका एक डोमेस्टिक फ्यूल है। ये इस्तेमाल किया जाता है इन द एक्टिवेशन ऑफ एरोप्लेन्स, जेट इंजन्स, और ये इस्तेमाल किया जाता है आपका इंसेक्ट स्प्रेज बनाने में भी। और घरों में अगर हम बात करें तो घरों में इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन स्टोव और लैंप्स में। नेक्स्ट है आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपका जो आपकी व्हीकल्स होते हैं उन्हें में यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है आपका ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन बनाने के लिए। बिटामिन यूज़ किया जाता है रोड्स की सरफेसिंग को और पेंट को बनाने में। ठीक है, जो बिटामिन है आपका, बिटामिन इस्तेमाल किया जाता है आपके रोड के सरफेसिंग और पेंट बनाने में। चलिए अब बात करते हैं हम डीजल की। डीजल इस्तेमाल किया जाता है इन ऑटोमोबाइल्स, फ्यूल फॉर बसेस, ट्रक, कार, रेल, इंजन्स एंड शिप्स। ठीक है, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी ये वाटर पम्प्स में जो वाटर होता है उसको बाहर निकालने में भी इस्तेमाल किया जाता है। वाटर पम्प्स में डीजल जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जो डीजल है वो आपके जो आपकी मशीन्स होती हैं उनमें डाला जाता है, जो आपके पंप होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और जो पानी है पानी को बाहर निकालने का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की। एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों आपस में कोरिलेट हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं कि अगर एनर्जी का यूज़ जैसे हम डे बाय डे बढ़ाते जा रहा है हमारे लाइफ में, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इफेक्टेड हो रहा है इससे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ रहा है। हमें हमारे कंफर्ट जोन के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है कि जो हमारा एक तरीके से आप समझ लीजिए एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा, डे बाय डे जो डिमांड है हमारी और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ के लिए वो बढ़ती जा रही हैं, उनसे भी इनडायरेक्टली फॉर्म में भी आपका बहुत सारा इस तरह का पोल्यूटेंट निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है। ठीक है, तीसरा जो डिमांड है हमारे मॉडर्न टेक्निक्स की एग्रीकल्चर में, यानी कि जो हमारे एक तरीके से पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है, इफेक्टेड करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सब नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमारे लिमिटेड हैं। अब आपको मैंने बताया था कि इनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इनके अंदर फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, मिनरल्स आते हैं, जो कि ये हमारे अर्थ पे लिमिटेड अमाउंट में है। तो इनका हमें जो यूज़ करना है वो हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना है। ठीक है, अब क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स हम वाइजली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, और जबकि इनको अगर हम वाइजली यूज़ ना करें तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है आगे इसको देख नहीं पाएगी, तो उनके लिए भी हमें इसको कंजर्व करके रखना है, क्योंकि इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि हम इनको इस्तेमाल बहुत ही इजीली कर सकते हैं। दूसरा, इनका जो हम यूज़ करते हैं ये भी आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये भी आपके एयर को पोल्यूटेड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोल को जलाते हैं तो कोल जलाने पे क्या होता है, आपका धुआं भी जनरेट होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है। तो हमें इनका जो एक तरीके से यूज़ है उसको भी हमें कंट्रोल में करना चाहिए। हमें इनका जो यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको भी डिटेक्ट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट।
जो हमारे ये प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताए हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो सन होता है, सन में डिफरेंट रेज होती हैं, तो उसमें एक अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, उसको कैप्चर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको कैप्चर कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग को लीड करेगा, जो कि हमारे अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हमें जो हमारा एक तरीके से आपका यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को एनहेंस करता है, उसको हमें रोकना होगा, उसको हमें डिटेक्ट करना होगा उसके यूज़ को। उसके बिहाफ में हमें ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे आपके सब्सटेंस हैं उनको यूज़ करना होगा जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कुछ छोटे से टिप्स हैं इसमें जो आप अगर यूज़ करें तो आप अपने जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। तो उसमें कौन से हैं, अगर आप कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करते हैं मॉडरेट स्पीड में, तो आप पेट्रोल की जो कंजप्शन है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब भी आप ट्रैफिक लाइट देखें तो आप स्विच को ऑफ कर दीजिए अपने इंजन के, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेट्रोल का वेस्टेज हो रहा है वो बच जाएगा। आपके जो टायर में प्रेशर है उसको इंश्योर कीजिए कि वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके टायर का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो आपके व्हीकल्स को मूव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करना पड़ेगा। लास्ट, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आपका जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस को आपको रेगुलरली कराना चाहिए, कि अगर आपका जो व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस अच्छे से होगी तो आपका जो व्हीकल है वो ज़्यादा पेट्रोल नहीं लेगा, पेट्रोल का कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, चैप्टर को समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।